friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, from today I start PYQ series on my channel, but I cover specific ages, right? For example, modern age से जितने भी specific writers आपसे PYQs form में already पूछे जा चुके हैं in your UGC NET English exam, we will discuss in videos of mine. Okay? As well, we will discuss each option in the question so that you will have crystal cut towards the क्वेश्चन, राइट? क्योंकि गाइज ये जो आपका मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, वी स्टडी दैम इन मॉडर्न एज ऑफ लिटरेचर, इनके वर्क्स, लिटरेरी टेक्निक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट in the form of PYQs, right? Related to specific writers from the modern age, along with an analysis of each option. In today's of my video, I am going to discuss that will help you to understand the pattern and how to eliminate wrong choice. So many clarity you will get with the help of these PYQs. So stay tuned with me till the end of my video, and please don't skip while watching. Watch complete video, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel and hit the like button because it gives me motivation to make so many videos relevant for exam point of view for you all, right? So chaliye, without having much time, let's start today's discussion. So guys, this is the first question from the James Joyce, that to whom we study in modern age. Which of the following works of James Joyce is written in the stream of consciousness technique? So this is the question. PYQs है आपका. Option we have Ulysses, Dubliners, Finnegan's Wake, A Portrait of the Artist as a Young Man. So these are the four options. चलिए मैं आपको each option को analysis करते हैं first, right? So first we have Ulysses. तो ये जो इनका Ulysses है, this is the correct answer, right? Because it is the most famous modernist novel जहाँ इन्होंने यूज़ किया है stream of consciousness को, स्पेशली इन मॉली ब्लूम सॉलिगाय, राइट? ये जो सॉलिगाय होता है, व्हाट इज सॉलिगाय? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इजी और सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉलिगाय. सो गाइज, ये जो सॉलिगाय होता है एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें जो कोई कैरेक्टर होता है अकेले में जितनी भी उसके थॉट प्रोसीजर्स होते हैं उनको वो लाउडली बोलता है, राइट? और जिससे कि जो ऑडियंस होती हैं उसकी जो इनर थॉट्स और इमोशंस है उनको पता लगे. ऐसा ज़्यादातर आपको प्लेज में देखने मिलेगा. जो स्टेज में प्लेज होते हैं यू विल फाइंड आउट सेम थिंग्स, राइट? सॉलिगाय आपको वहाँ देखने मिलेगा. होता क्या है, एक जो कैरेक्टर होता है वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड ही स्पीक दैम लाउड, राइट? वो उन सभी को बोलता है सो दैट द ऑडियंस कम टू नो व्हाट इज द इनर प्रोसेस गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन. सो दिस इज द सॉलिगाय, राइट? और बेसिकली ये जो आपका जेम्स जॉयस का नॉवल है यूलिसेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इन द कैरेक्टर ऑफ मॉली, जो मॉली का सॉलिगाइस में दिखाया गया है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल यूलिसेस. सो गाइज, ये जो मॉली है इन द नॉवल ऑफ यूलिसेस रिटन बाय जेम्स जॉयस, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. और बेसिकली ये आपका आंसर भी है. आई एम टेलिंग यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली जो मोली ब्लूम्स हैं उनका सॉलिगाय इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैसेज आपको मिल जाएगी इन जेम्स जॉयस का. ये जो यूलिसेस वर्क है दैट वाज पब्लिश 1922 और इसके अंदर आपको देखने मिलेगा एपिसोड 18 विच इज़ द फाइनल चैप्टर ऑफ द नॉवल एंड इज़ नॉन फॉर इट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल. जो इसका फाइनल चैप्टर है एपिसोड 18 दैट वॉज कॉल्ड द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, राइट? लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ पंक्चुएशन की मिल जाएगी एंड डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन आपको देखने मिल जाएगा. तो गाइज, ये जो सॉलिगाय है इस पूरे नॉवल का कहीं ना कहीं जिसमें मॉली है, मॉली के जो थॉट्स हैं उनका एक कॉन्टीन्यूस फ्लो दिखा रहा है, राइट? कंटिन्यूस फ्लो जो उसके थॉट प्रोसीजर्स का हो रहा है, दिस इज शो. जैसे कोई इंसान सोच रहा हो ये जॉयस की मॉडर्न स्टाइल और एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव का बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? कोई भी इंसान वट एवर, अब जैसे आप हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग माई वीडियो एंड यू थिंक पर्टिकुलर emotions and kinds of thought procedure is going on in your mind. So that procedure if you speak up, this is the example of stream of consciousness, right? So यही सेम exactly यहाँ पे हो रहा है. और बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट है इनका, ये जो नॉवल है इसमें लियोपोल्ड ब्लूम है, स्टीफन डगलस, दीज आर दी कैरेक्टर्स और एंड अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो आपको दिख जाएंगे डबलिन में. बेसिकली यहाँ पे एक डे दिखाया गया है 16 जून 1904. दैट वॉज द डे इज शोइंग इन दिस नॉवल यूलिसेस.
और जो नॉवल का आखिरी चैप्टर है जिसमें मोली ब्लूम, जो कौन होती हैं, लियोपोल्ड ब्लूम की वाइफ होती है, उन पर फोकस किया गया है। और जो पूरा चैप्टर है, जितना भी मॉली के माइंड में जो इनर थॉट प्रोसीजर चल रहा है, ऑल दी थिंग्स, उन सबको स्पीकअप किया गया है। सो यही गाइज एक टेक्निक है आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली हैपनिंग इन दी वर्क रिटन बाय जेम्स जॉयस यूलिसिस, राइट। सो ये आपका आंसर है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और ये जो सॉली गाय है, इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर 24,000 वर्ड्स है इसके अंदर। एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन आपको देखने मिलेगी इन दिस, क्योंकि गाइज आपका इनर थॉट प्रोसीजर जो भी है उसमें पंक्चुएशन का कोई काम नहीं है। सो विदाउट पंक्चुएशन 24,000 वर्ड्स का ये सॉली गाय दिखाया गया है नॉवल के अंदर। और 8 लॉन्ग पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है। 8 नंबर्स ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया गया है। एज वेल जो मोली है उसकी जो मेमोरीज हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, और जितना भी रिग्रेट है वो ड्यू टू पास्ट और वट एवर दी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ मॉली, एवरीथिंग्स जो भी उसके माइंड में चल रहा है, दैट ऑल दी थिंग्स आपको दिखाई गई है, राइट। सो दिस इज़ द आंसर। और यही एग्जाम्पल है, यही रीज़न है कि ये जो मीन्स ये जो जेम्स जॉयस का वर्क है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर कंप्लीटली सूट बैठता है, राइट। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन दी other options in detailed manner so that you will have clarity towards the pattern of the question as well the options of the particular question. And guys, next option we have Dubliners. Dubliners also written by James Joyce. This is a short stories collection है इसका, जिसमें डबलिन के मिडिल क्लास लोगों की लाइफ को दिखाया गया है। डबलिन के जो लोग हैं मिडिल क्लास, उनकी लाइफ को दिखाया गया है। और इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में रियलिज्म, सिम्बोलिज्म है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। सो दिस इज नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन, डबलिनर्स, ओके। एंड अनदर ऑप्शन वी हैव फिनेगन्स वेक। ये नॉवल हाईली एक्सपेरिमेंटल है, राइट, और इसमें ड्रीम, लैंग्वेज, पन्स और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर नॉन लीनियर नैरेटिव आपको देखने मिल जाएगा, राइट। सो ये आपका फिनेगन्स वेक हो गया। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, राइट। और बेसिकली ये जो जेम्स जॉयस का नॉवल है, दिस इज द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, और इसके अंदर स्टीफन डगलस हैं, उनकी अर्ली लाइफ को दिखाया गया है। इंटीरियर मोनोलॉग इसके अंदर देखने मिल जाएगा, इपीफेमी का यूज़ किया है, बट completely this is not the example of stream of consciousness. So here guys, I have given you analysis of 4 options given in the examination question, right. So यहाँ से आपको clarity मिलने वाली है अगर आप इनको अच्छे से relaxed mind से analyze करेंगे। and please check out the publication year also which I provide in my previous video where I discuss about the modern age. So this is good to you, right. Let's move on the next another PYQs, most important with the detailed analysis. So guys, next question, next PYQs we have from the Virginia Woolf. Which of the following novels by Virginia Woolf uses a multiple narrative perspective? So here they asked about the multiple narrative perspective, okay, in the novels of Virginia Woolf. So options we have Mrs. Dalloway, that was published 1925. The Waves, Orlando was published 1928. To the Lighthouse, option number 4, that was published 1927. Let's discuss each option of the question. Basically जो आंसर है हमारा वो है The Waves. I'm just telling you in detail now. ये जो The Web है, that was the correct answer. और इसके अंदर 6 different characters आपको देखने मिल जाएगा, उनका व्यू पॉइंट्स आपको देखने मिलेगा। As I told in my previous video also where I discussed the chronology works of Virginia Woolf, I discussed about The Waves. This is the novel written by Virginia Woolf where 6 different characters व्यू पॉइंट आपको देखने मिलेगा नॉवल में, and this is monologue, right. तो ये एक मोनोलॉग है। with the help of monologue डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है इन दी नॉवल। एंड ये जो इनका नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का द वेव्स, एक पोएटिक प्रॉस में लिखा गया है और वुल्फ की सबसे एक्सपेरिमेंटल वर्क
में से एक इसको कंसिडर किया जाता है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क्स रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, द वेव्स. This is the answer to that question. So basically here she used multiple narrative perspective. As I told you 6 characters का different perspective इसके अंदर दिखाया गया है, right? So ये तो आपका आंसर हो गया. Let's move on the other options of the question. So we have Mrs. Dalloway बेसिकली ये एक दिन का नॉवल है, एक दिन की कहानी है. बेसिकली कहानी इज द स्टोरी इज ऑफ अ वन डे, जिसमें क्लैरिसा डॉलावे होती हैं और किस तरीके से वो अपने जो पास्ट उनका डेज उनके जो पास्ट मेमोरीज़ है उनको रिकलेक्ट करने लगती हैं और जितने भी अनदर कैरेक्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर किया है. इसमें बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो है लेकिन मल्टीपल नैरेटिव वॉइस इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. दैट्स वाई दिस इज़ नॉट द आंसर. अदर ऑप्शन वी हैव ऑरलैंडो दैट वाज 1928 पब्लिकेशन. ये इनका एक बायोग्राफिकल फैंटेसी है जिसमें इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बात की है. एज वेल सिंगल प्रोटैगनिस्ट है इसके अंदर, नेम ऑरलैंडो. उन्हीं के व्यू पॉइंट को दिखाया गया है. मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपको इसमें नहीं देखने मिलेगा. दैट्स वाई दिस इज नॉट ऑल्सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. एंड अनदर ऑप्शन वी हैव टू द लाइट हाउस. दिस वॉज पब्लिश 1927 एंड इसमें वुल्फ ने टाइम पैसेज, जो टाइम पैसेज सेक्शन है उसको बहुत ही फेमस तरीके से शो ऑफ किया है. एज वेल जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं एंड मेमोरी होती है उसको एक्सप्लोर किया है, राइट. इसमें पर्सपेक्टिव्स शिफ्ट होते हैं, पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे लेकिन सिंगल फैमिली सेंटर्ड नैरेटिव है क्योंकि इसमें सिंगल जो राम से है उसकी फैमिली पर सेंटर्ड है, नॉट द डिफरेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट ऑल्सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो आंसर वी हैव द वेव्स, ओके, जिसमें 6 कैरेक्टर्स के थ्रू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जिसे हम मल्टीपल नैरेटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं, राइट. सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया. होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ हो. If you guys prepare yourself just like in same way as I explain you, this is the great way to answer or to study for this exam. क्योंकि आपको जो concept based questions आते हैं आंसर आप उनको तभी कर पाते हैं when you analyze each option from the question, right. Let's move on another PYQs from the modern age. So guys, question number 3rd PYQ we have from the T.S. Eliot. Which of the following technique is prominently used in the Wasteland by T.S. Eliot? So यहाँ पे basically आपसे टेक्निक पूछी गई है which is prominently used by T.S. Eliot. So options we have interior monologue, mythical correlation, objective correlation, pastoral elegy. So pastoral elegy तो basically इसका आंसर है ही नहीं. Answer we have option number 2nd, mythical correlative. Okay, let's analysis each option. So first I am going to give you interior monologue. What is interior monologue? ये guys एक टेक्निक है जहाँ पे आपको most of the time you see modernist fiction, right? modernist fiction आपको देखने मिल जाएगा इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर. बेसिकली जो वुल्फ और जॉयज हैं ये इसको यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय T.S. Eliot in the Wasteland. ओके, वेस्टलैंड की पर्सपेक्टिव से, जो वेस्टलैंड इनका 1922 में रिवॉल्यूशनरी वर्क पब्लिश किया गया है जिसके अंदर बेसिकली 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सो वहाँ उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है तो कौन सी मीन्स टेक्निक उन्होंने यूज़ किए. तो आंसर वी हैव मिथिकल कोरिलेटिव. मैथिकल कोरिलेटिव क्या होता है? बेसिकली ये टेक्निक इलियट ने जेम्स फ्रेजर की द गोल्डन बुक से ली है. जो ये आपकी मिथिकल मैथड है, राइट, मिथिकल मैथड, राइट, दिस इज टेकन बाय जेम्स फ्रेजर. जो जेम्स फ्रेजर हैं उन्होंने द गोल्डन बग लिखा है फ्रॉम वेयर ही टुक दिस टेक्निक इन हिज एंड ही यूज्ड इन द वेस्टलैंड. ओके, सो रिमेंबर द फैक्ट एज वेल. इसके अंदर जितना भी आपका जो अर्लियर जो मिथ होता है उसको मॉडर्न सोसाइटी के साथ जक्सटापोज किया गया है, राइट. और द वेस्टलैंड में ग्रेल लेजेंड, राइट, ईस्टर्न फिलोसफी काइंड्स ऑफ रेफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे. सो ये आपका मिथिकल मेथड है बेसिकली. लेट मी करेक्ट हियर, दिस इज द मेथड. ओके, मिथिकल मेथड, ये एक मेथड है एंड दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ओके,
mythical method. Let's discuss objective correlative. What is objective correlative? ये एक concept है जो कि इलियट के essay Hamlet and his problems that was published 1919 में आया है. और ये जो टेक्निक है इमोशंस को इवोक करने के लिए ऑब्जेक्टिव इमेजरी को यूज़ करती है. लेकिन द वेस्टलैंड जो वेस्टलैंड का ये दिस इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ वेस्टलैंड, ये द वेस्टलैंड में इन्होंने यूज़ नहीं किया है टी.एस. इलियट ने. ही यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट इन Hamlet and his problems that was published 1919. Okay, so this is not the answer. And let's move on the another option, pastoral elegy. तो basically the wasteland एक elegy की तरह लगता है. It seems like a elegy, लेकिन ये traditional pastoral form follow नहीं करता. ये जो wasteland है that was seems like a elegy, but it does not follow ट्रेडिशनल पेस्टोरल फॉर्म. दैट्स वाई दिस इज़ नॉट द एलिजी. ओके, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. होप आपको 4 ऑप्शंस क्लियर हो गए हों एंड यू ऑल्सो नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. मिथिकल मैथड इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. So guys, this is the question number 4 where they asked which of the following is not a characteristic of modernist poetry. So basically modernist poetry के characteristic से आपको question मिला है. Options we have, please remember here they ask about the not. Okay, so options we have fragmentation, free words, use of classical allusion and strict metrical pattern. So answer of course we have option number 4, strict metrical pattern. Why this is the answer to that question? Because guys fragmentation ये मॉडर्निस्ट पोइट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है. एज आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस videos where I discuss about the modern age. That's the reason guys I always tell to you all, please give attention towards the various ages of the literature, क्योंकि यहाँ से आपको conceptual based question आपके clear होते हैं, आपको crystal cut मिलता है. That was the reason behind it. Okay, so fragmentation एक most important feature है आपका modernist poetry का, and the Westland और the cantos में इसको यूज़ किया गया है फ्रेगमेंटेशन को. राइट, नेक्स्ट वी हैव फ्री वर्ड्स. सो फ्री वर्ड्स ऑल्सो यूज्ड बाय एजरा पाउंड, इलियट एंड अनदर मॉडर्निस्ट पोइट ने बेसिकली फ्री वर्ड्स को यूज़ किया है इन दियर वर्क्स, इन दियर पोएम्स. ट्रेडिशनल मीटर को यहाँ पे बेसिकली रिजेक्ट किया जाता है और फ्री वर्ड्स को यहाँ पे अडॉप्ट और आप बोल सकते हो एक्सेप्ट किया जाता है. राइट, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. एंड नंबर 3 वी हैव यूज ऑफ क्लासिकल एल्यूजन. So basically Eliot or Ezra Pound, these two major poet of the modern age, classical references का आप बोल सकते हो एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं. जितना भी क्लासिकल रेफरेंस होता है उसका जितना भी एक्सटेंसिव होता है, सो दीज टू राइटर्स used it. Okay, so that's why this is also the features we study in the modernist poetry. But strict metrical pattern, ये जो आपका ऑप्शन है मॉडर्निस्ट पोएट्री ने फिक्स्ड मीटर्स और राइम स्कीम्स को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है. राइट, ट्रेडिशनल फॉर्म्स जैसे आपके सोनेट्स हो गए, बैलेड्स हो गए, इनको कंप्लीटली दे ब्रेक आउट फ्रॉम दियर राइटिंग्स. वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते. दे जस्ट गिव अटेंशन टुवर्ड्स द फ्रेगमेंटेशन. एज आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली एंड दी सेपरेट फैमिली. तो सेपरेट फैमिली कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा दे जस्ट वांट एवरीथिंग इन मॉडर्न वे. और जो आपकी जॉइंट फैमिली होती है वेयर द ट्रेडिशनल जितने भी आपकी इंपॉर्टेंस होती है उसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो हाउस में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है. राइट, सो दिस इज द सेम एग्जैक्ट हैपनिंग इन द मॉडर्निस्ट पोएट्री और मॉडर्न एज इन लिटरेचर एज वेल द क्लासिकल एज. ओके, सो जो मॉडर्न एज है बेसिकली दे डोंट एक्सेप्ट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन. दे जस्ट बिलीव इन फ्रेगमेंटेशन, फ्री वर्ड्स एंड क्लासिकल एल्यूजन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बट अकॉर्डिंग टू दियर ओन वे. राइट, सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. होप you understood in great level. Let's move on the another question, another PYQs from the modern age. So guys, next question number 5 PYQ we have, which novel of D.H. Lawrence is considered one of the earliest examples of Freudian psychological realism? So basically here they ask about the Oedipus complex. जो Oedipus complex है concept which is given by Freud, okay, जो एक psychological philosopher है.
इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है और यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है, इन विच नॉवल ऑफ D.H. लॉरेंस ही यूज्ड फ्रूडियन साइकोलॉजिकल रियलिज्म. So answer we have Sons and Lovers, right? Sons and Lovers, this is the second numbers of novel written by D.H. Lawrence, published in the year 1913. Remember the fact, and this is the semi-autobiography as well. In this particular novel, you will find the Oedipus complex, which is the concept of Freud. Okay, so the answer है आपका ये इस particular question का. तो गाइज इसके अंदर बेसिकली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स थीम को दिखाया गया है, जहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, पोल मॉरेल, जो कोई और नहीं है आपके D.H. लॉरेंस ही हैं, अपनी मदर, जो उनकी मदर है इन दी नॉवल गर्ट्रूड मॉरेल से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं और अपनी इनका जो रोमांटिक पार्टनर्स हैं अपनी मदर से, कहीं ना कहीं इनकी जो मदर है उनसे इनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा है. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. इसके अंदर रिलेशनशिप ही दिखाया जाता है और बॉन्डिंग दिखाई जाती है बिटवीन सन एंड मदर. तो ये इतना ज़्यादा अपनी मदर से टच्ड हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इनकी जो लाइफ है, जो इनकी अडल्ट लाइफ है, जहाँ पे इनका अफेयर है, इनकी जो इनकी रोमांटिक लाइफ है वो इनको अफेक्ट कर रही है. तो कहीं ना कहीं ये अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ हिज मदर. राइट, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. आपको इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल्ड मैनर स्टडी करना है, बिकॉज फ्रॉम दिस सेक्शन एग्जामिनर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, बट उनका जो टारगेट होता है, दे जस्ट वांट टू explain from you what is Oedipus complex, right? As in this question you guys see. Okay, let's move on the other options in this particular question. So options we have Women in Love, that was 1920 publication है इनकी नॉवल का. इसमें लॉरेंस ने एग्जिस्टेंशियल और फिलोसॉफिकल थीम्स पर बेस्ड नॉवल है इनकी ये, और इसके अंदर इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के का जो इम्पैक्ट है दैट वाज रिप्रेजेंट इन दिस नॉवल. ओके, और बेसिकली ये जो इनका नॉवल है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेप्थ आपको देखने मिल जाएगा, बट फ्रूडियन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, सो दिस इज नॉट द आंसर. विमेन इन लव इज नॉट. ओके, दैट वाज पब्लिश्ड 1920. अनदर ऑप्शन वी हैव द रैनबो, which published 1915. okay, the Rainbow that was 1915 published है इसका. इसके अंदर 3 generations, एक ही परिवार है, उसकी जो 3 जनरेशन है उसकी स्टोरी है. इस पर्टिकुलर नॉवल में लॉरेंस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न रिलेशनशिप उसको एक्सप्लोर किया है. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं देखूँ तो फ्रूडियन साइकोलॉजिकल रियलिज्म प्राइमरली फोकस नहीं है इसके अंदर. ओके, सो दिस इज नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ओके, इसको तो द रेनबो को तो बैन भी कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्ससिडिटी के कारण. ओके, सो लेट्स मूव ऑन दी अनदर ऑप्शन, लेडी चैटरलेज लवर. राइट, बेसिकली दैट वाज पब्लिश 1928, सेम ईयर ऑरलैंडो, रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, पब्लिश हुआ था. देखिए ये एक तरीका होता है गाइज, अगर आप इस तरीके से रिलेट करके अपने ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन को याद करेंगे, देन यू विल हैव क्लियर कट टूवर्ड्स इट. जैसे आपका लेडी चैटरलेज लवर है, दैट वाज पब्लिश 1928, और 1928 में ही आपका ऑरलैंडो विच वॉज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश हुआ है. इस तरीके से इंटरलिंक करके यू गाइज कैन रिमेंबर 2 और 5 नंबर्स ऑफ नॉवल विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 पब्लिकेशन ईयर्स. राइट, सो ये एक तरीका है. आई यूज दिस वे एंड ट्रस्ट मी, आई गॉट सो मैनी बेनिफिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ माइंड. ओके, सो यू ऑल्सो यूज दिस. लेट्स मूव ऑन दी लेडी चैटरलेज लवर. क्या है बेसिकली, ये 1928 में पब्लिश हुआ है. इसके अंदर सेक्सुअल फ्रीडम और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स पर आप बोल सकते हो उसको फोकस किया है नॉवल को, और इसके अंदर इरोटिक एंड सेंशुअल थीम्स देखने मिले हैं, बट देयर इज़ नो फ्रूडियन साइकोलॉजी, यहाँ पर फोकस नहीं किया गया. दैट्स वाई दिस इज नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ओके, सो हियर आई डिस्कस 4 ऑप्शंस इन द क्वेश्चन यू गेट. होप आपको D.H. लॉरेंस अच्छे से क्लियर हो गया. इफ़ यू रियली वांट इन डिटेल स्टडी रिगार्डिंग D.H. लॉरेंस, बिकॉज ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर फॉर UGC NET exam point of view, from this particular writer you definitely find 2 or 3 questions in your examination. So you have to study D.H. लॉरेंस in detailed manner. करना कुछ नहीं है, इनकी जितनी भी novels हैं and जितनी भी poetries he wrote, you will have to learn in chronology manner. एज वेल जितनी भी इनकी मेजर वर्क्स है, लाइक वुमेन इन लव, जो इसमें सारे मेंशन है ऑलरेडी, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, लेडी चैटरलेज लवर, इसका मेन आइडिया क्या है, राइट, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ इट ऑटोबायोग्राफी, इट इज़ व्हाट क्या है ये, आपको इस सब की नॉलेज होना चाहिए. दीज आर इनफ टू गो. ओके,
सो दिस इज़ द वे टू प्रिपेयर DH लॉरेंस, और मैंने भी इस पे वीडियो बना रखा है. इफ़ यू लाइक टू यू गो एंड चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन वेयर आई मेंशन ऑल द फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर राइटर exam point of view. Okay, let's move on another PYQ. So guys, this is the question number 6. Which of the dystopian novel by Aldous Huxley presents a futuristic world where humans are controlled through genetic engineering and psychological conditioning? Sorry guys, I have no space, that's why I did not mention genetic engineering and psychological conditioning. So question आपसे ये है कि वो कौन सी नॉवल है आपकी आल्डस हक्सले की जहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है डिस्टोपियन नॉवल फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जहाँ इन्होंने दिखाया है ह्यूमंस को कंट्रोल किया जा रहा है. तो आंसर गाइज वी हैव ब्रेव न्यू वर्ल्ड. Right, this was published in the year 1932. So many times examiner asked title based question from this particular writer. So please remember the publication year, Brave New World, published 1932, and this is the answer to that question. So let's discuss about. तो ये इनकी एक साइंटिफिक डिस्टोपिया है जहाँ इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और माइंड कंट्रोल के थ्रू लोगों को मैन्युपुलेट किया है इन दिस पर्टिकुलर नॉवल. और ये साइंस फिक्शन का आप बोल सकते हो फर्स्ट साइंस फिक्शन भी कंसिडर की जाती है. होप 1932 में पब्लिश हुई है ब्रेव न्यू वर्ल्ड. ओके, एंड अनदर ऑप्शन वी हैव 1984. ये आपका जॉर्ज ऑरवेल का है. 1984, दिस इज द नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल. ये टोटलिटेरियनिज्म जो स्टेट है और सर्विलेंस है उस पर बेस्ड है आपकी. ये डिस्टोपियन है, दिस इज द डिस्टोपियन, बट हक्सले की जेनेटिक कंट्रोल वाली थीम से अलग है. दिस इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द जेनेटिक थीम्स जो इसमें बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा है. ये एक आपका डिस्टोपियन नॉवल है बिकॉज इट इज़ सेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि जो डिस्टोपियन नॉवेल्स होती हैं दीज आर दी नॉवेल्स दोज आर सेट फॉर द फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स वाई ये फ्यूचरिस्टिक तो है बट देयर इज़ नो द जेनेटिक कंट्रोल आपको देखने नहीं मिलेगा. दैट्स वाई दिस इज़ नॉट द आंसर. और रिमेंबर 1984, दिस इज द टाइटल ऑफ द नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल. ओके, अनदर वी हैव फ़ारेनहीट 451. फ़ारेनहीट 451 ये आपका रे ब्रैडबरी ने इसको लिखा है. रे ब्रैडबरी, आई एम राइटिंग हियर रे ब्रैडबरी. ओके, दिस इज रिटन बाय ब्रैडबरी. और ये इसका सेंसरशिप और बुक बर्निंग पर बेस्ड नॉवल है जिसमें जेनेटिक कंट्रोल से रिलेशन नहीं दिखाया गया है. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन. एंड ऑप्शन नंबर 4 वी हैव वी. दिस इज द नॉवल विच इज बेस्ड ऑन द टोटलिटेरियनिज्म डिस्टोपिया. ये डिस्टोपियन है, एक्सप्लोर करती है बट जेनेटिक कंट्रोल को से रिलेटेड नहीं है. तो जितने भी नियर बाय ऑप्शंस देखिए आपको एग्जामिनर देते हैं ये सारी डिस्टोपियन नॉवेल्स तो हैं बट स्पेशली दे आस्क अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड माइंड कंट्रोल जो आपको ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मिलेगा. राइट, दैट वॉज रिटन बाय ऑल्डस हक्सले एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1932. राइट, so this is the question or here is the analysis of that question I have mentioned for you. Let's move on the another question. Let's move on question number 7. Here the opening lines, April is the cruelest month. Most important lines हैं आपकी the wasteland. Okay, the wasteland written by T.S. Eliot. Okay, let's discuss in detailed manner. So first I am going to give you tell you regarding Hollow Man. ये जो होलो मैन है इलियट की ही पोस्ट वार एलाइनेशन पर लिखी गई है. दिस इज़ द पोएम और इसका जो ओपनिंग लाइन है वो डिफरेंट है. राइट, सो दिस इज़ नॉट द ओपनिंग लाइन ऑफ द होलो मैन. नेक्स्ट वी हैव द वेस्टलैंड. द वेस्टलैंड से बेसिकली ये लिया गया है द अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ. ओके, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. दिस इज ऑल्सो रिटन बाय T.S. Eliot. और ये जो पोएम है इसकी जो ओपनिंग लाइन है वी हैव लेट्स गो दैन यू एंड आई. द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का जो ओपनिंग लाइन है दैट वॉज लेट्स गो दैन यू एंड आई. दिस इज द ओपनिंग लाइन. ओके, ऐश वेडनेसडे. ऐश वेडनेसडे ये भी इलियट का ही स्पिरिचुअल पोएम है बट इसकी जो ओपनिंग लाइन है डिफरेंट है. मैंने आपको द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का ओपनिंग लाइन बताया क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं आपको इसको मिलने के. आई एम जस्ट राइटिंग बॉटम साइड ऑफ माई वाइट बोर्ड लेट्स go then you and I.
This is the opening line of the love song of J. Alfred Prufrock. Otherwise, April is the cruelest month. This is the opening line of the Wasteland. Okay. So here I discuss about this particular question. Let's move on the next question. PYQs from the modern age. So guys, here is the question number 8 where Ernest Hemingway's writing style is often described as. तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल से. So answer we have option number second, minimalized and direct. So this is the answer. Let's discuss each option in detail. So first option we have ornate and elaborate. So basically जो ornate and elaborate है, ornate का मीनिंग होता है highly decorative, complex और detailed, right? और जो हेमिंगवे की राइटिंग्स हैं दैट वाज सिंपल, ईजी और जितना भी मिनिमम वर्ड्स होते हैं बट उनका मीनिंग ग्रेट होता है. जो आपकी हेमिंगवे हैं ही यूज्ड मिनिमम वर्ड्स बट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इज रियली डेप्थ. सो दिस इज द स्टाइल ऑफ हेमिंगवे. सो मिनिमलिस्ट एंड डायरेक्ट, ये इनका स्टाइल है आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे का. अदरवाइज ऑर्नेट एंड एलोबोरेट का मतलब है एलेबोरेट करना, मल्टीपल वर्ड्स और मोर वर्ड्स में अपनी बात को एलेबोरेट करना. एलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, दैट मच यू कैन. ओके. और मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कम शब्द को यूज़ करके, कम वर्ड्स का यूज़ करके अपनी मीनिंगफुल बात को बोल देना. So this is the style of Ernest Hemingway and because he is the writer we study in modern age. और जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडर्न एज एक ऐसा एज है दोज डोंट गिव दी इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स दी क्लासिकल, राइट. सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर आपको इनके बारे में नहीं भी पता था इवन देन यू गाइज कैन आंसर इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट द मॉडर्न एज. ओके. लेट्स मूव ऑन दी अदर ऑप्शंस इन डिटेल्ड. ओके. सो बेसिकली जो हेमिंगवे के डायलॉग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स एंड अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन आपको देखने नहीं मिलेगा इनके जो डायलॉग्स होते हैं उसके अंदर, राइट. और इस तरह का जो स्टाइल विक्टोरियन राइटर जैसे चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी के लिए ठीक बैठता है, हेमिंगवे के लिए नहीं, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट दी चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी दे यूज्ड, राइट, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं वो. बट इफ़ आई टॉक अबाउट दी अर्नेस्ट हेमिंगवे ही यूज्ड शॉर्ट, राइट. शॉर्ट इनके डायलॉग्स होते हैं बट मीनिंगफुल होते हैं. ओके. लेट्स डिस्कस अबाउट दी मिनिमलिस्ट एंड डायरेक्ट जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का. तो बेसिकली जो हेमिंगवे की राइटिंग्स हैं वो आइसबर्ग थ्योरी या थ्योरी ऑफ ओमिशन जिसे बोला जाता है, जो इनकी राइटिंग्स हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की, दैट वाज आइसबर्ग थ्योरी. आइसबर्ग थ्योरी, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. आइसबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच मॉडर्निस्ट राइटर. सो वी हैव अर्नेस्ट हेमिंगवे, या फिर आप बोल सकते हो थ्योरी ऑफ ओमिशन, राइट. तो वे बहुत कम मैंने अभी जैसे आपको बताया बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स का ये यूज़ करते हैं बट इनका जो एक मीनिंग होता है उसका बहुत डेप्थ होता है. ओके. सो एग्जाम्पल की द ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है लेकिन उसमें ह्यूमन स्ट्रगल और रेसिलियंस को की जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं हाइड है. व्हेन यू रीड दिस पर्टिकुलर 1952 में आया है ये आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आया है. इसमें स्टोरी दिखाई है सी में किस तरीके से जो एक आपका सी सेलर होता है किस तरीके से वो स्ट्रगल करता है, उसका इतना एज हो जाता है, इवन ही जस्ट स्ट्रगलिंग सो मच. एक मार्लिन नाम की एक शार्क होती है उसको वो पकड़ के लेकर आता है. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द मैन एंड द सी. तो वो देखेंगे आप, शॉर्ट है, सिंपल है, ईजी है बट कितना डेप्थ उसका जो मीनिंग है, एक एक ह्यूमन का एक स्ट्रगल उन्होंने उसमें रिप्रेजेंट कर दिया इन दैट शॉर्ट आप बोल सकते हैं नॉवल में. ओके. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमलिस्ट एंड डायरेक्ट जो आपका आंसर है. अर्नेस्ट हेमिंगवे का बेसिकली जो स्टाइल है और अर्नेस्ट हेमिंगवे आइसबर्ग थ्योरी को यूज़ करते हैं. ओके. लेट्स मूव ऑन दी हाईली मेटाफिजिकल एंड सिम्बॉलिक. क्या है हाईली मेटाफिजिकल और सिम्बॉलिक? बेसिकली इसके अंदर सिम्बल्स होते हैं. आपको सिम्बल्स तो हेमिंगवे की राइटिंग में भी मिल जाएंगे लेकिन उनका मेन स्टाइल डायरेक्ट और रियलिस्टिक होता है. जो हेमिंगवे का मेन स्टाइल है दैट वाज डायरेक्ट एंड रियलिस्टिक, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए द सन ऑल्सो राइजेज, राइट. यहाँ पे आप देखेंगे बुल फाइटिंग का सिम्बॉलिज्म देखने मिलेगा.
राइट लेकिन और इसका जो लैंग्वेज है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल, राइट. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा कि आई हैव मेंशन मैनी टाइम, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, विलियम फॉकनर, दीज आर द राइटर्स दोज यूज ऑन ग्रेट लेवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. हेमिंग्वे तो बिल्कुल सीधी तौर पर बात करते हैं, क्रोनोलॉजिकल इनकी बात होती है, बट इवन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में तो फ्रेगमेंटेशन आपको देखने मिलेगा, क्रोनोलॉजी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है वहाँ पे, राइट. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ थॉट्स पर बेस्ड होता है. सो दिस इज नॉट द आंसर. तो फाइनली आपको इसका आंसर पता चल गया, एंड जितना भी फैक्ट मैं आपको बता सकती थी रिगार्डिंग अर्नेस्ट हेमिंगे आई हैव डिस्कस्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9. इन टुडेज ऑफ माई वीडियो मैं कोशिश करूंगी 10th PYQs आपको सॉल्व करा दूं. ट्रस्ट मी, ये जो मैं 10th क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ, इसके अगर आप 4 ऑप्शंस को जाएंगे देन यू कम टू नो कि कितना डेप्थ यू स्टडी. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. So guys, question number 9 we have in The Great Gatsby, which was written by Scott Fitzgerald, modernist poet. In The Great Gatsby, the green light at the end of Daisy's dock is a symbol of. So this is the question. Please read question twice at least. Okay, then you understand the exactly what examiner ask. Okay, so options we have wealth and materialism, Gatsby's stream and hope, the moral decay of society, the illusion of the American dream. So guys, basically the answer to this question, Gatsby's stream and hope. Option number 2, the answer to that question, जो Gatsby है उसका stream and hope इसका आंसर है. Let's discuss all the options in detail. Okay, so first we have wealth and materialism. तो ये जो ऑप्शन है सुनने में ही लग सकता है, क्योंकि नॉवल में वेल्थ और लग्जरी की बहुत बड़ी आप देखेंगे प्ले रोल क्या है. वेल्थ ही और लग्जरी का इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने मिलेगा इन दी नॉवल. गैट्सबी बहुत ज़्यादा रिच होने के लिए रिच होने के बाद भी वो खुश नहीं था. ही वॉज नॉट हैप्पी इवन टू बिकम अ रिच पर्सन, वेल टू डू पर्सन. वो इतना इतना रिच हो जाता है, इवन उसको वो खुशी नहीं मिलती, बिकॉज ही कहीं ना कहीं उसको लव होता है डेजी से, उसका वो प्यार होता है, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती जो होप वो चाहता है. मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. सो दिस इज़ द नॉवल अबाउट, राइट. और बेसिकली जो ग्रीन लाइट है वेल्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता. जो ग्रीन लाइट बेसिकली यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंट वेल्थ, बल्कि ये उस चीज़ का सिंबल है जिसमें गैट्सबी जिसे पाना चाहता था. तो गैट्सबी एग्जैक्टली अपनी स्ट्रीम एंड होप को पाना चाहता था, नॉट ही वांटेड टू गेन वेल्थ एंड मटेरियलिज्म. ही बिकेम सो रिच जस्ट बिकॉज ऑफ डेजी, क्योंकि वो डेजी के स्टैंडर्ड के लेवल में आना चाहता था. दैट्स वाई ही ट्राइड टू वेल्दी. बट इट डजेंट मीन कि जो गैट्सबी का स्ट्रीम एंड होप है दैट वॉज द सेम. नो, दैट वॉज नॉट द सेम, क्योंकि जो उसका होप और स्ट्रीम था दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वेल्थ एंड मटेरियलिज्म. ओके, सो आंसर वी हैव गैट्सबीज स्ट्रीम एंड होप इज दिस symbol of that green light at the end of the Daisy's dock. Okay, let's discuss other options which is described in this question. So we have Gatsby's dream and hope, जो आपका क्वेश्चन का आंसर है. तो बेसिकली देखो नॉवल में मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो नॉवल है उसमें ग्रीन लाइट जो गैट्सबी है, जो ग्रीन लाइट है वो गैट्सबी के सपनों और उम्मीदों को, लाइक ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस जो है उसका सिंबल है. दैट वाज द सिंबल ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ गैट्सबीज लाइफ, जो कि क्या है, स्ट्रीम एंड होप है. तो ग्रीन लाइट उसी का सिंबल है. डेजी के घर के डॉक यानी कि जो नाव के लिए बना प्लेटफॉर्म होता है, एंड में वो क्या होता है, शाइन करता है. तो गैट्सबी इसे देखकर अपने प्यार और अपनी लाइफ को अल्टीमेट गोल कहीं ना कहीं उसको विजुअलाइज करने लग जाता है. और ये जो सिंबल है दैट वाज इंडिकेट कि वो एक ऐसी चीज़ पाने की ट्राई कर रहा है. ये जो आपका गैट्सबी है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, ट्राई टू गेट अ थिंग्स दैट वाज अटेनेबल फॉर हिम, जो उसको कभी मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल टू जिसे वो ले सके, जो उसको मतलब अटैन हो सके. तो वो एक उस चीज़ के लिए ही ट्राई टू फुलफिल. सो दिस इज़ द नॉवल अबाउट. तो ग्रीन लाइट जो बेसिकली है गैट्सबी का कभी ना पूरे होने वाले सपना, यानी जिसे आप बोलते हैं ना अनअटेनेबल ड्रीम, वो है ग्रीन लाइट. ओके, सो गैट्सबी बिलीव्ड इन द ग्रीन लाइट, द कहीं ना कहीं ऑर्गस्टिक फ्यूचर दैट ईयर बाय ईयर रिकेड्स हो रहा है बिफोर अस.
तो नॉवल की जो लास्ट लाइन है उसमें बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप नॉवल को स्टडी करना, देन यू कम टू नो किस तरीके से मतलब ये जो गेट्सबी है अपने आप को ये नया नया अमीर हो जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो चीज़ चाहता है वो इसको कभी नहीं मिल सकती, दैट वॉज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो ये जो ग्रीन आपका लाइट सिग्नल है दैट वॉज यू सी एट द लास्ट ऑफ द नॉवल डेजीज डॉग, तो ये उसका आंसर है द गैट्सबीज ड्रीम एंड होप। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव द मॉरल डिके ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली जो नॉवल है 1920s की सोसाइटी के जितना भी मॉरल करप्शन है और जितना एक्स्ट्रा वैगेंस है उसको इसमें दिखाया गया है नॉवल के अंदर। लेकिन मॉरल डिके का सिंबल ग्रीन लाइट नहीं है बल्कि वैली ऑफ एशेज है। ओके, तो इसी तरीके से दिस इज नॉट द आंसर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन भी है द इल्यूजन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, जो नोवेल की मेन थीम है ना वो अमेरिकन ड्रीम, किस तरीके से उसको जो अमेरिकन ड्रीम्स था राइट जो अमेरिकन ड्रीम है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, किस तरीके से लोग नए नए अमीर हो रहे थे और अमीर होने का सपना देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका एक फेलर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, उसका जो सच्चाई थी, जो एक रियलिटीज थी उस अमेरिकन ड्रीम के पीछे, दैट वॉज द थीम ऑफ अमेरिकन ड्रीम। ओके, इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है। और गेट्सबी का ऐसा बिलीव था कि अगर वह बहुत पैसा बहुत अच्छे से अर्निंग कर लेगा, ही जस्ट अर्न वेल्थ एंड अपना स्टेटस, उसको जो एक स्टेटस मिल जाएगा, देन ही अगेन विन द लव ऑफ डेजी राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता इन द नॉवल, ही इवन डिड नॉट गेट डेजी इन हिज लाइफ राइट। एंड जो ग्रीन लाइट है इसके अंदर इल्यूजन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम नहीं है बल्कि गेट्सबी के इंडिविजुअल ड्रीम का सिंबल है। ओके, रिमेंबर द डिफरेंशिएट जो मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो बेसिकली आंसर वी हैव गेट्सबीज ड्रीम एंड होप, दैट वॉज द ग्रीन लाइट एट द एंड ऑफ डेजीज डॉग इज अ सिंबल ऑफ द ग्रेट गैट्सबी राइट। Let's move on, last question of today's video. So guys, question number 10 PYQ, Waiting for Godot is an example of which literary movement? Most important question है। और यहाँ से देखिए आपको 4 लिटरेरी मूवमेंट में क्लियर कराने वाली हूँ। बेसिकली ऑप्शन में हमारे पास है मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, सरेलिज्म। ओके, सो बेसिकली ये जो आपका वेटिंग फॉर गोडॉट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म एक 20th सेंचुरी का लिटरेरी मूवमेंट था जिसमें ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को हटाकर न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एज आई टोल्ड यू इन द मॉडर्न एज, जैसे कि मैंने बताया था जो मॉडर्न एज है जिसमें मॉडर्न राइटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को रिजेक्ट करके अपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो एज इट इज़ ओके, टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉकनर्स are the examples of modernist writer right. Waiting for Godot ये जो बेसिकली आपका प्ले है ये मॉडर्निस्ट एलिमेंट तो है इसके अंदर बट डिसजॉइंट स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने मिलेगा, लेक ऑफ ट्रेडिशनल प्लॉट आपको देखने मिलेगा, दैट्स वाई मॉडर्निस्ट इज नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो गाइस, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करता है। वेटिंग फॉर गोडॉट एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडिया को एक्सप्लोर तो करता है बिकॉज कैरेक्टर्स लाइफ के पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड है। इन दिस प्ले यू हैव सीन द समरी एंड कंसिस्टेंसली जो गोडॉट होता है वो वेट कर रहा होता है। ओके, जीन पॉल सार्टे एंड अल्बर्ट कैम्यूज, दीज टू राइटर्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स थे। ओके, दीज टू राइटर्स वो द थिंकर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट और उनका ऐसा मानना था द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज टू राइटर की जो लाइफ होती है, लाइफ की कोई भी प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं होता, जो प्री डिफाइंड ऑफ मीनिंग नहीं दे सकते लाइफ को, अदरवाइज हम खुद अपनी मीनिंग क्रिएट करते हैं। दैट वॉज द पॉइंट ऑफ व्यू जीन पॉल सार्टे एंड अल्बर्ट कैम्यूज, द थिंकर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म राइट। सो ये आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम जो होते हैं इस प्ले में हैं, आपको देखने मिल जाएंगे इन दी वेटिंग फॉर गोडॉट, बट एग्जिस्टेंशियलिज्म से ज़्यादा अब्सर्डिज्म को शो करता है जो आपका प्ले है राइट। सो अदर ऑप्शन वी हैव थिएटर ऑफ द अब्सर्ड विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट। और बेसिकली वेटिंग फॉर गोडॉट थिएटर ऑफ द अब्सर्ड का मोस्ट फेमस प्ले है
थिएटर ऑफ द अब्सर्ड एक लिटरेरी मूवमेंट था दैट वॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो फिलोसफी थी एंड मीनिंगलेस जो वर्ल्ड था उसको कहीं ना कहीं ड्रामेटाइज कर रहा था. ओके, अब्सर्ड थिएटर की जो फीचर्स है वी हैव, यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, लेक ऑफ प्लॉट देखने मिलेगा, एज वेल सर्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं जैसे कि आपने इस प्ले में देखा होगा, और मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ आपको देखने मिलेगा इन द ऑब्जर्व थिएटर, राइट. सो दीज आर दी ब्रोकन डायलॉग्स मिलेंगे, रिपीटिव स्पीच मिलेगी आपको. तो सैमुअल बेकेट का ये जो आपका वेटिंग फॉर गोडॉट है, दिस इज दी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व. ओके, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर और आपका यूजिन लोनेस्को इस मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हैं, राइट. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन दी सरेलिज्म. व्हाट इज सरेलिज्म? सरेलिज्म भी अर्ली 20th सेंचुरी में एवेंगार्ड मूवमेंट था जिसमें ड्रीम लाइक इलॉजिकल और सबकॉन्शियस इमेजरी का यूज़ किया जाता था. देखिए, ड्रीम लाइक इलॉजिकल और सबकॉन्शियस इमेजरी आपको देखने मिलेगी. और ये जो मूवमेंट था सरेलिज्म मेनली आर्ट और लिटरेचर में एक्सपेरिमेंट करता था, राइट. देयर वाज द एक्सपेरिमेंट बिटवीन आर्ट एंड लिटरेचर. और सिगमंड फ्रूड का जो साइकोलॉजिस्ट, जो साइको एनालिसिस है, कहीं ना कहीं वहाँ से इम्पैक्टेड है. ओके, तो जो आपके सरलिस्ट राइटर्स जो हैं, आर्टिस्ट एंड्री ब्रिटन, सैल्वेडर डेल एंड रेनी मैग्रिट, वी हैव मोर राइटर्स. अब आपको क्या करना है, यू विल हैव टू कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंबर्स और राइटर एसोसिएटेड विद ईच literary movement like modernism, existentialism, theatre of the absurd as well surrealism. And remember, in chronology manner you will have to prepare them, क्योंकि chronology से भी आपको question मिल जाता है. So here guys I discuss 10 numbers of PYQs with the detailed explanation of each options. Now you guys can examine what exactly you get from this video of mine. If you really like the way and the hard work of mine, really guys, I have to write each question on my whiteboard because I have no another resources for you all. So whatever limited resource I have, I just desire to make you prepare for your upcoming UGC NET English exam, and that was my effort as well. I'm just preparing myself because I every year, every 6 months I attempt UGC NET only English literature exam to examine my quality, my sustain, कि मैंने कितना अपने आप को सस्टेन किया हुआ है. सो ट्रस्ट मी गाइज, एवरी टाइम आई गॉट 120 और 130 मार्क्स मेरे सिक्योर रहते हैं ओनली इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम में. दिस इज़ दी वाई, बिकॉज आई कंसिस्टेंसी से मैं आप लोग को वीडियोज़ के थ्रू बताती हूँ, एज वेल आई रिवाइज ऑलवेज. और मैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से अपना लिटरेचर को स्टडी करती हूँ बिकॉज माई टारगेट इज़ नॉट टू क्वालिफाई लिटरेचर एग्जाम, माई टारगेट इज़ डाइव इन टू द लिटरेचर, राइट. सो यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टडी मत कीजिए. अगर आप इसमें अच्छे से डाइव हो जाएंगे, यू डाइव इन टू इट, डेफिनेटली एग्जाम क्या, एवरीथिंग यू विल क्वालिफाइड इन योर एग्जाम विच इज़ regard your literature. Till then, bye bye. We will meet in next video another important topics. Okay, please do subscribe if you are new to my channel to get more. Okay.